बहुत ही मैं समझ वासियों वास्ते एक किस्मत की गल है कि तुसी है तुसी रोना शुरू करा तो वो सारा टाइम की जाए कि तुसी कह रहे थोड़ा बोलना इस पंजाबी प्रादेशिक भवन साढ़े मेंबर्स ने बड़ा योगदान दिया। हरियाणा कुछ साढ़े मेंबर्स ने जिस तरह साढ़े शशिपाल मेहता जी विंदर सिंह का दिन रात इस बिल्डिंग को बनाने वास्ते काम किया जिस तरह साढ़े को अरेंजमेंट है कोविड का टीकाकरण किया ब्लड कैंप्स असी गरीब इस भवन को बनाने खाली भवन नहीं जिन्हें भी असी करना चाहते हैं और असी बड़ा ही मतलब आनंद जरूर तो बस हेल्प करते साढ़े वास्ते एक मंदिर है सर मंदिर इस मंदिर जिन्नी भी आहुति पाई जाए वो सारी समाज के ही काम आनी है सर असी समाज वाल पंजाबी बिरादरी भवन के दिलों जान नाल समर्पित है। धन्यवाद थैंक यू। शशिपाल मेहता जी वो हमारे विराज स्वागत किया गया। पिताजी थोड़ा इधर पिताजी सर सामने जी एक बार खाना देना बड़ा गदगद हो गया हमारे मान सम्मान सुबह हो परवेश जी इधर थोड़ा सा ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और सामने बैठे मेरे पंजाबी भाई साथी कहो शहर के मौलिक कहो पत्रकार और छायाकार साथी आज मुझे इतनी खुशी है कि हमारे बीच में आज मुख्यमंत्री जी ने आकर के पंजाबी बिरादरी भवन का उद्घाटन किया। खुशी इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री जी ने जब बने थे उन्होंने एक बात कही थी हरियाणा एक हरियाणवी एक सबका साथ सबका विकास ये उन्होंने करके दिखाया चाहे वो करनाल है चाहे सिरसा है चाहे रोहतक है चाहे गुड़गांव है चाहे फरीदाबाद है और आज हमारे हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है 28 स्टेट में से एक हमारे हरियाणा स्टेट के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जिनकी दूसरी स्टेटों वाले इनकी नकल करते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने क्या क्या काम किए क्या क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा अखबारों में मीडिया में कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर के मुख्यमंत्री जी को कितनी शाबाशी कितना काम किया। चाहे हम कोरोना की बात करें चाहे विकास की बात करें किसी किस्म की आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमी नहीं रहने दी। मैं सब साथियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आज यहाँ आकर के इस भवन का उद्घाटन किया। सभी भाइयों का और मेरे इनका भी विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज समाज के हमारे सिरमौर हमारे करनाल की शान हमारे प्रदेश की शान माननीय मुख्यमंत्री जी आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और आपके समक्ष सारी करनाल की सरदारी बैठी हुई है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का समय मिला है उसमें से 30 सेकंड खड़े होकर के दोनों हाथों से हमारे समाज के अगर नहीं हमारे समाज के सिरमौर
उनका 30 सेकंड तक लगातार तालियों के साथ आप जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें, जिनके दम पर आज हमारे समाज की पहचान है, हमारे समाज की आन और शान है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, 30 सेकंड तक लगातार उस व्यक्ति के लिए जिसने हमारे को करनाल में पहचान दिलवाई, जिसने हमारे को हरियाणा में पहचान दिलवाई, जिसने आज हमारे समाज का सिर ऊंचा किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि पिछले, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, कि पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी, मुख्यमंत्री जी पंचकूला गए, मुख्यमंत्री जी गुड़गांव गए, ना तो मनोहर लाल जी कहीं जाने वाले हैं, ना ही मनोहर लाल जी को कहीं जाने देने वाले हैं। मनोहर लाल जी यहीं रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, और जब तक सांस प्राण है, इनके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा आपका मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुभ आशीर्वाद दें, जोरदार ताली। शंकर भगवान की बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान पंजाबी बिरादरी सभा के चेयरमैन श्री शशिपाल जी मेहता, महासचिव श्री कृष्णलाल तनेजा जी, हमारे शहर की मेयर प्रथम नागरिक बहन रेणुबाला गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित विधायक हमारे श्री रामपाल कश्यप जी, श्री धर्मपाल गोंदर जी, जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, यहाँ के प्रधान श्री राजेंद्र राजपाल जी, सचिव श्री हरमीत सिंह जी, जगमोहन आनंद जी, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, वर्षों से समझो कि देश का जो विभाजन हुआ बड़ी मात्रा में और यहाँ करके बसे। बात ये 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लगभग 74 साल हो गए, लेकिन सब राज्यों का अपना अपना एक मंतव्य रहता है, उद्देश्य रहता है कि समाज के सामाजिक कार्यक्रमों के नाते से, पारिवारिक कार्यक्रमों के नाते से कोई स्थान उनका अपना बनना चाहिए। हमने आकर के बहुत से समाजों को जिन्होंने अपेक्षा की, उनको जमीन HSVP यानी होदा से दिलवाई। अभी भी बहुत समाज ऐसे हैं जिनकी अपेक्षा है, जिनकी निवेदन आया हुआ है, उनको भी चाहिए, अभी हम नहीं दिला पाए हैं, क्योंकि सीमा होती है कितने प्लॉट HSVP अपने उस सिस्टम में से काट करके और सस्ती दरों पर दे सकते हैं। लेकिन ये 1700 गज का जो प्लॉट है, ये आपको यहाँ अलॉट किया गया, और इसके ऊपर सब लोगों ने मिल करके आज ये भवन खड़ा किया है। 22 कमरों का ये भवन, 3 मंजिल, इसका काम काफी हो गया, कुछ बचा भी है। जिस प्रकार से संकेत किए गए हैं कि कुछ बचा है, मुझे आते ही कहने कि आपको दूसरी तीसरी मंजिल दिखानी है, मैं समझ गया क्यों दिखानी है। तो नाना करते भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन सरकार का पैसा जितना दिया है पर्याप्त 2 बार करके दे दिया है, इस पर सरकारी पैसा नहीं मिलेगा। कहने के ठीक है, हम कोई मांग नहीं रखेंगे, लेकिन इशारे होते हैं, इशारों में कई बातें कर गए, और मैं इशारों नहीं करूंगा, मैं वो खुल के करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, आखिर में करूंगा। देखिए, अपना जो समाज है, पंजाबी समाज, एक संघर्षशील समाज है। देश की आजादी के लिए भी संघर्ष किया, बलिदानी दी। बहुत से ऐसे परिवारों के सदस्य उस समय शहीद भी हुए, लेकिन आजादी के समय अपने देश के साथ प्यार, देशभक्ति का भाव जो था, इसी कारण से और वहां से एक प्रकार से हम स्थानांतरित हुए,
देश के उस भाग में जो पाकिस्तान बना उसको छोड़ करके और जो देश का अब असली हिस्सा है भारतवर्ष, उसमें आकर के बसे। ये समाज हरियाणा में भी पर्याप्त संख्या में है, पंजाब में भी है, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, देश भर के सभी बड़े शहरों में तो है ही है, लेकिन इन प्रदेशों में उत्तरी भारत में बड़ी संख्या में समाज आज यहाँ। जब वहां से आए थे हमको तो हमारी दादी वो सब सुनाया करती, क्योंकि उन्हीं को सब संभाल, तो वो बताते थे किस प्रकार से वहां पर संघर्ष हुए, झगड़े हुए, आमने सामने कॉमन राइट शुरू हो गए और कैसे फिर काफिले वहां से चले, रास्ते में मारकाट हुई, गाड़ियां लाशों की भर के और ये आने जाने लगी। हिम्मत नहीं होगी उस समय, कोई सामान साथ ला नहीं पाए, केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो प्रॉपर्टी उधर थी वो प्रॉपर्टी यहाँ लोगों को मिली, बाकी सब धन दौलत वहां रह गया। फिर भी यहाँ आकर के अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी क्षमता के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ समाज लगा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मुझे जो जानकारी उस समय की मिली है, देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय रिजर्वेशन की बात नहीं चलती थी, किस किस समाज को रिजर्वेशन, आरक्षण ये मिलना चाहिए। इस समाज में भी दो हिस्से थे, एक हिस्सा जिनका का आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरा एक भाग ऐसा भी था जिनका नहीं आरक्षण पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो हमारे पास क्षमता है उसके हिसाब से संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जिनका आरक्षण नहीं चाहिए और आरक्षण ना लेकर के आज हम देखते हैं इसी समाज का कितने ही परिवार कितनी ऊंची जगह पर पहुंच गए, अपने संघर्ष के बल पर, अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर। किसी ने मजदूरी की, किसी ने छोटी दुकान की, किसी को जमीन मिल गई उसने खेती शुरू की, छोटे मोटे उद्योग शुरू किए, कॉलोनियां की कॉलोनियां अलग बनी। सरकार ने भी सहयोग किया उस समय, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन उसके आधार के ऊपर अपने पैरों पर खड़े हुए, साधन संपन्न है, कहीं कोई ऐसी कठिनाई नहीं है कि जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि समाज कोई पिछड़ा हुआ रह गया है। हाँ, कुछ लोग हर समाज में बहुत ऊपर पहुंचते तो कुछ पिछड़ते भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपस में सहयोग, सद्भावना, समाज सेवा, क्योंकि खुद पीड़ा सही है, देखी है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति उसका सहयोग सहायता कैसे हो, सामूहिक जीवन जीने का एक कला, एक स्वभाव, ये समाज का है। तो मैं लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि समाज के इतिहास पर गर्व है सबको। यहाँ की बातें दूसरे समाजों में भी सीख करके वो भी आज कहते हैं कि हाँ, पश्चिमी पंजाब का जो समाज यहाँ है उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उस नाते से भी माथा ऊंचा होता है। मैं तो यही कहूँगा कि इस देश से बड़ा प्यार है, प्रदेश से प्यार है, समाज से प्यार है, केवल बिरादरी से प्यार ऐसा नहीं, पूरे समाज से प्यार। पूरे समाज को हम कोई दिशा दे सके, हम उनको कोई आगे बढ़ा सके, उनकी कोई सहायता सहयोग कर सके, किसी भी समाज का हो, अपने से नीचा है, गरीब है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया। पंडित दीनदयाल जी कहते हैं, एक शब्द प्रयोग किया था, अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम जो रह गया उसका उदय। अंतिम यानी जो गरीब रह गया, जो सबसे पीछे रह गया, किसी भी कारण से रहा है, वो किसी भी कारण से पीछे रह गया, उसकी पहचान करो और उसको आगे बढ़ाओ, उसका उपकार करो। दूसरे की सेवा करने में जितना आनंद आता है उतना स्वयं इकट्ठा करने में आनंद नहीं आता। इस आनंद की अनुभूति त्याग में इतनी ज्यादा है कि मैं तो स्वयं उसका अनुभव करता हूं। ये ठीक है कि परिवार को हम सारे प्रदेश को परिवार के रूप में, क्योंकि आज मेरी जिम्मेवारी दायित्व पूरे प्रदेश का, इसको एक परिवार के रूप में 7 साल से सेवा में कर रहा हूं। हमने जब चुनाव लड़ा, यही से चुनाव लड़ा, एक नारा उस समय सबको दिया था, हरियाणा एक, यही से कहा था। और यह पूरे प्रदेश में, क्या देश में इसकी प्रतिष्ठा प्रचार है कि समानता के भाव से कोई भेदभाव नहीं करते,
चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे राजनीतियां हो, चाहे पूरा समाज हरियाणा का एक परिवार के रूप में है। वो परिवार माता पिता भाई बहन थोड़ा सा त्याग दिखा करके और थोड़ा दूर हट करके काम मुझे करने का अवसर उसमें मिल गया था। आज कोई भेदभाव से मैं रखता नहीं। ठीक है, कंस्टिट्यूंसी के नाते करनाल मेरी कंस्टिट्यूंसी है, करनाल के लोगों का आशीर्वाद ये मुझे मिला है, तभी मैं स्थान पर पहुंचा। करनाल के लोग ये आशीर्वाद न देते तो शायद यहाँ तक कैसे पहुंचता। निर्णय तो पार्टी का बाद में होता है। पहले तो जब मुझे ये कहा गया कि आप चुनाव कहाँ से लड़ सकते हैं, कहाँ से जीत सकते हैं, मैंने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन आपने प्रस्ताव रखा है तो मुझे 5-7-10 दिन दे दीजिए। मैंने कुछ जो जानकार कार्यकर्ता या बाकी सब संगठन के लोग थे, क्योंकि संगठन का काम मैंने 1980 से लेकर के और चुनाव का अवसर आया 2014, पहले संघ के नाते फिर बीजेपी के नाते। पैसा कंट्रोल करो, क्यों इसको छेड़ रहे हैं? पहले संगठन यानी संघ के नाते फिर बीजेपी के नाते। उस समय मुझे 33 साल हो गए थे। 33 साल के बाद स्वाभाविक है हरियाणा की बहुत कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के चुनाव लड़िए। ये निर्णय भी कठिन हो गया था, आखिर हाईकमांड के ऊपर छोड़ा कि आप जहां से चाहेंगे मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। उनका करनाल कैसा रहेगा, मैंने कहा ठीक रहेगा। फिर करनाल के लोगों को बीच में जब घूमा तो जितना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, इतने वोटों से शायद ही पहले कोई करनाल से विधायक बना हो इस चीज पर। दूसरी बार भी जता दिया, अब तीसरी बार आपकी मत। मनोहर जी आगे बढ़ो, करनाल की जनता आपके साथ है। भारत माता की जय। तो मित्रों, प्रदेश में नई योजनाओं की बात, कोई विकास की बात हुई, कोई कमी छोड़ी नहीं है। और हाँ, कुछ योजनाएं तो हमने ऐसी बनाई हैं जो शायद देश के और किसी प्रदेश में बनाई नहीं। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थी, चाहे गुड गवर्नेंस के नाते सीएम विंडो थी, चाहे हमने भर्तियां जो है वो मेरिट के ऊपर थी। और आज बहुत काम करते हुए आज मैं कहता हूं कि जो गरीब लोग हैं उसकी हमने पहचान की है, सब परिवारों की मैपिंग की है। उस मैपिंग में किस परिवार की आय कितनी है, बड़ा कठिन होता पूछना किसी से आय कितनी होती है। लेकिन मैंने अभी एक एक्सरसाइज की है, यहाँ मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं स्टेज पर आगे बैठे हैं, मैं तुम्हारी कमाई कितनी है साल की, महीने की कितनी है? कुछ लोगों ने बड़ा साफ साफ बताया, कुछ लोग तो सोचते रह गए क्या बताएं। मैंने अपना बताया कि मेरी इतनी है, तो सबने बताया। तो हम तो जो 1 लाख रुपए से नीचे के परिवार हैं, वो साल में 2 लाख रुपए के व्यक्ति कैसे बन जाए, ये एक अभियान चलाया। और इसके लिए चिन्हित करके एक परिवार को बुला रहे हैं, एक व्यक्ति उस परिवार का बुला रहे हैं, क्या करते हो, क्या कर सकते हो, क्या तुम्हें चाहिए। कोई कहता है कि हमको लोन चाहिए, लोन दिलाते हैं। कोई कहता है हमको ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग दिलाते हैं। कोई कहता है मुझे प्राइवेट नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो वो अपने आप लेगा, वो हम नहीं दे सकते। पहले वाले लोग बड़ी दम भर के कहते थे कि मैंने अपने इलाके में 200 नौकरी दिलाई, मैंने 500 दिलाई। मैं कहता हूँ हमने कुछ नहीं दिलाया। जो नौकरियां ली है लोगों ने अपने आप ली है, अपनी योग्यता के आधार पर ली है। नमन करता हूँ ऐसे लोगों को जो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम में अच्छे अंक लेकर के पास होकर आगे बढ़ते हैं। और ये मिशन मेरिट आकर रखेंगे, किसी के दबाव में बंद नहीं करेंगे, मिशन मेरिट चलता रहेगा। इसलिए आज तो सरकार सहयोग क्या कर सकती है, बैंकों के द्वारा क्या करा सकती है, इसके लिए 180 के लगभग ब्लॉक स्तर पर ये कैंप लग रहे हैं, शहरों के और ब्लॉक के शुरू हो गए हैं लगने। कई जगह पर तो लग भी रहे हैं, यहाँ कुंजपुरा लग गया, कल असंध में था। कितने हो गए अभी? वही हुए हैं, असंध और कुंजपुरा। 10-12 कैंप इस जिले में लगेंगे 25 दिसंबर तक। आप भी वहां जाना, उन लोगों को बात करना, पूछना क्या सहयोग चाहिए। तो आदमी 2 लाख का आदमी हो जाता है। इसलिए ये योजनाएं हमने नई नई चलाई हैं, इस पर भी लोग जो है इसका रिसर्च कर रहे हैं कि ये नई अंत्योदय योजना जो चलाई है इससे लोगों का लाभ कैसे होगा, कितना होगा। और हमने अधिकारियों को भी कहा है, अपने संगठन के लोगों को भी कहा है कि जिसकी आय 1 लाख है, ये मेरा अपना परिवार है, मेरा भाई है, इसको 2 लाख
लाख ले जाना मेरा काम है, नहीं गया तो वो फेल नहीं है, फिर जिसने ले जाना था वो फेल है, चाहे डीसीए चाहे एपीसी। तो जिद करके उन लोगों को काम देना कराना। हम ऐसे नहीं है कि सिवाय कोई आएगा चक्कर काटेगा लाइन लगाएगा तब लेके जाएगा। हम तो पहचान कर रहे हैं जिसको सेवा चाहिए, योजना चाहिए, उसके घर में जाकर के देंगे, ये हमारे काम करने का तरीका है। तो मित्रों भाई बहनों, विषय बहुत है बताने के लिए, लेकिन आज तो आप कहेंगे वही असली बात। तो इसमें मेरा कहना ये है, देखिए शायद यहाँ के प्रबंधकों ने बताया कि नहीं बताया, यहाँ पहले कितना 41 कितना आया 40, इस भवन के लिए 40 लाख रुपए पहले दिया जा चुका है। हो सकता है इन्होंने ना बताया, हम आज इशारे कर रहे हैं। सरकार का योगदान एक सीमा होती है। अब काम कुछ ज्यादा नहीं बचा है, और काम अगर कराने के लिए हम परिवार तो हमारे बहुत हैं, समाज के बिरादरी के सब नवी कमर कसे, ये जो यहाँ बैठे हुए परिवार हैं, ये अगर कमर कस ले तो ये भवन का ऐसा भवन तो 2 बन सकते हैं। इसलिए आप लोग बड़ी कमर कसो, और कमर कसने में जितने नाम मैं बोल रहा हूं, इन लोगों ने अपनी एक महीने की कमाई इस भवन के लिए देने की हाँ कर ली है। और वो नाम कौन है? कृष्णलाल तनेजा। इनका मेरे महीने की 2 लाख की कमाई मैं दे दूंगा, 1 महीने की। अब आज पता लग गया ना 2 लाख कमाते हैं, हो सकता है अभी ज्यादा कमाते हो। इन्होंने हाँ 2 लाख की, 1 हफ्ते की बताइए। चलो ये फिर बाद में शामिल। हमारे प्रधान राजेंद्र नागपाल जी एक्स आर्मी पर्सन है, इनका मेरी पेंशन आती है, कितनी आती है? 1,25,000 रुपए की 1 महीने की पेंशन आती है, वो ये देते हैं। फिर हमारे शशिपाल जी, इनकी भी पेंशन आती है, कितनी आती है? नहीं आप बता दो। चलिए वो कहते हैं 60,000 आती है, मैं मान लिया 60,000 हो गया। फिर हमारे रेणु बाला जी, अब वो कहने लगे मुझे तो 20,000 का मिलता है, ऐसा नहीं होता। आपका भी साझा परिवार है, गुप्ता से भी तो कुछ कुछ बांटते ही होंगे। अब उन्हें हिसाब नहीं बताया, मैंने कहा चलो बाकी दे रहे थे 1 लाख रोटी के, ठीक है 1 लाख में। और देखो सपोर्ट करने वाले खड़े हो गए साहब, तो वो कहते हैं 2 लाख कर दो, तो अब तो महीने में 2 लाख हो गए पक्के रहे। अब ये इनकम टैक्स वाला कोई नहीं पूछेगा। जगमोहन जी ने कहा कि मेरा भी 1 लाख रुपया, पता नहीं कितना कमाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे तनख्वाह 1 लाख मिलती है एज डायरेक्टर मिलती है। फिर हमारे बख्शीश सिंह जी की भी 1 महीने की जो पेंशन है, अब वो कहते हैं 8 तक मुझे कुछ मिलता नहीं है, हिसाब लगाऊंगा मिलता कि मिलता, लेकिन 1 महीने की पेंशन है, वो तो नहीं कह रहा। तो ये स्टेज पर सारे बैठे हुए लोगों ने 1-1 महीने का ये अपना कहा है। राणा जी, हाँ राणा जी रह गए 1 महीना जो नहीं जो है 1 महीने का। और ऐसे हमारे दोनों विधायक हाँ करें तो 1 महीना 1 महीना कितनी है? 50,000 का महीना मिलती है, मुझे भी 60,000 का महीना मिलती है। 50,000 भंडारी देता है भंडारी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी 2 महीने की तनख्वाह दूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत योगदान चाहिए। अगर हमने व्यक्तिगत योगदान नहीं किया और केवल सरकार के भरोसे रह गए तो काम में बरकत नहीं होती, पुण्य नहीं मिलेगा। अब ऐसा करें कि ये करेंगे तो फिर वहां से लेकर वहां तक आधा घंटा इसी में लग जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी 1 महीने की तनख्वाह इस भवन के लिए सब देंगे, और यहाँ जो व्यवस्था उसमें आके दिखा देंगे, जब देना तब दे जाएंगे, ठीक है? अगले 1 महीने के अंदर ये देना है।
जो 1 महीने की अपनी तनख्वाह इस भवन के लिए देंगे 1 महीने के अंदर, वो कौन कौन है? हाथ खड़े कर दो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बढ़ते जा रहे हैं। ये तो 20 22 हो गए हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका 50,000 से 1 लाख के बीच में नहीं होगा, बल्कि ज्यादा भी होंगे। आपसे ज्यादा इकट्ठे हो गए जी, आपकी ग्रांट से ज्यादा इकट्ठे हो गए पैसे। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने हाथ खड़े कर रहे हैं ये 40 लाख से ज्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है? नहीं, मुझे नाम नहीं लेना है, आपके सामने एक आह्वान कर दिया। लगभग 20 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। कुछ जाके घर पूछेंगे गृह मंत्री से, वो घर जाके पूछ के बताएंगे। तो मेरा इतना ईमान है, समाज का काम समाज के लोग करें। और मैंने एक परंपरा ये संस्थाओं में शुरू की है। एक उदाहरण देता हूँ। जो हमारा जेसी बोस यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहाँ के एलुमनाई, मैंने पूछा कितने हैं? बहुत बढ़िया। वो कहने लगे जी 20,000 है, शायद 25,000 बताया उन्होंने। मैंने कहा 25,000 अप्लाई जो एलुमनाई है, अगर आप अपेक्षा करो कि 1 साल में 20,000 रुपये देते हैं तो कितना बनता है जी? 50 करोड़। मैंने कहा सरकार से कितना लेंगे? 28 करोड़। तो क्यों नहीं आह्वान करते हो कि आप 25,000 लोग आपके 20,000 का साल का दें? अभी कुशवेंद्र ने कहा कि हम ये करेंगे, रोहतक ने कहा हम ये करेंगे। विदेशों में सभी यूनिवर्सिटी, सब विश्वविद्यालय एलुमनाई के योगदान से चलते हैं, सरकारी पैसा नहीं लगता, 1 भी नहीं लगता। ये सर आपने ही करवाया हरियाणा में। संस्थाएं समाज के योगदान से चलती हैं, सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, अन्यथा सरकार से जो पैसा आएगा वो किसी गरीब का हक माना जाए। पैसा तो वही है, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, या विकास के काम कम हो जाएंगे या गरीब का हक माना जाएगा। तो बोलो, सरकारी कभी योगदान लेना या अपने आप से करना? बताइए। अपने आप से। जी जोर से बोलो ना। बोलिए, जोर से बताओ, अपने आप से करना कि सरकारी योगदान चाहिए? अपने आप से करेंगे ना, तो इस भवन से भी ज्यादा और कोई नया काम करना वो भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत समान धन्यवाद। तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे बातचीत करेंगे। लाइव तस्वीरें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। हमने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सर, क्या उद्घाटन किया? देखिए मित्रों, आज प्रातःकाल नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उसका एक कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और दुर्गा के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया। और साथ ही वहाँ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बना है ICC, जिससे शहर के अंदर सब सैकड़ों हमारे जो CCTV कैमरास विभिन्न प्रकार के, ताकि यातायात पर भी नजर रखी जा सके। अपराधियों को अपराध करने में भी थोड़ा एक प्रकार से बाधा आएगी, जो अपराध नहीं करेंगे उनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। एक प्रकार से एक बड़ा एक काम करनाल शहर को दिया गया है। इसके अलावा भी 8 और प्रोजेक्ट हैं, सड़कें भी हैं उसमें, ग्रीन बेल्ट का भी उसमें निर्माण का काम है। ऐसे लगभग 190 करोड़ की योजना है। सर अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात हुई थी, किस तरीके की मुलाकात थी? क्या मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में? देखिए, कर्टसी कॉल तो पड़ोसी राज्यों के लोगों में आपस में होती रहती है, कर्टसी कॉल थी। अब चूँकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है तो ये ठीक है कि हमारा उनका विरोध केवल कांग्रेस के कारण से था। अब कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिए तो वो बैरियर खत्म हो गया। बाकी काम केंद्र के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग, वो जानेंगे क्या करेंगे। कोरोना के मामले विदेशों में आ रहे हैं, तो इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही क्या स्टेप उठा सकती है? ओमिक्रॉन को लेकर देखिए, उसके लिए सावधानी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी, सारे लोग उसमें लगे हैं और किस प्रकार के उसका फैलाव होने की संभावना है उसको अध्ययन करके उसको रोकेंगे कि आगे ना बढ़े। और कहीं कोई ऐसा विषय आता भी है तो उसमें जो मेडिकल हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से सारे। सर, संस्थाओं को क्या कहना चाहोगे? संस्थाओं के बारे में आपने अभी बात की थी, जो संस्थाओं को, क्योंकि संस्था समाज की में से ही बनती है और समाज के लिए बनती है, तो समाज के
लिए ज़्यादा ज़्यादा वो काम करें, एक उत्साह का काम करें, सामाजिक बुराइयों के साथ लड़ाई लड़ें और समाज के सहयोग से अन्य सेवा के काम करें। ये मेरी अपेक्षा। किसान आंदोलन को लेकर एक राय, एक कुछ भी आप अपनी तरफ से, क्योंकि सब ओपन है, आपको पता है। मेरे साथ भी मीटिंग हुई है, कुछ बातें हमारी तय हुई हैं, कुछ रह गई हैं, वो नेगोशिएशन का एक पार्ट है। उन्होंने भी 5 लोगों की कमेटी बनाई है, वो केंद्र सरकार से बात करेंगे, उनको आवश्यकता लगेगी प्रदेश सरकार से करने की तो हमें जानकारी मिलेगी तो हम भी उनसे बात करेंगे। कुल मिला के ये विषय अब सद्भावना पूर्वक समाप्त हो, इसके लिए दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, सस्पेंड किया जाता है। पिछले दिनों भी फूड सप्लाई के 2 अधिकारियों ने गेहूं चोरी किया था, उन पर पहले भी गेहूं चोरी का पर्चा दर्ज है। कोई ऐसी चीज इनिशिएट होती है, सस्पेंड होता है, सस्पेंड होने के बाद उसमें जो कार्रवाई का एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके जो भी दोषी पाया जाएगा तो उन्हीं से रिकवरी भी कराई जाएगी। वायु प्रदूषण को लेकर दोषी पाया जाएगा उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। वायु प्रदूषण को लेकर कुछ उद्योगियों भाइयों को दिक्कत आ रही है, उनको समय कल मेरी बात हुई है और हमने एनवायरनमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है उनसे भी बात की है। तो ये कुछ शिकायतें इनकी जायज़ भी हैं कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो 8 घंटे में अपना काम पूरा नहीं कर सकती, वो उनको राउंड दी क्लॉक चलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे किसी अगर उद्योग को छूट देनी है तो एक कमेटी वहाँ उन्होंने बनाई है एनवायरनमेंट में, वो सुनाई करके और उसमें छूट देंगे। एक आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है कि हरियाणा क्राइम कैपिटल बन चुका है। अब ये तो भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा तो क्योंकि विपक्ष के नेता है, हवाई तीर कुछ भी छोड़े, लेकिन आखिर तुलना तो तब होगी कि जो उनके समय में क्या था आज क्या है। आज क्राइम के ऊपर जिस प्रकार से हम कड़ाई करते हैं और जैसे उनको पटाक्षेप करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्राइम कहाँ होता है, कितना होता है, शायद पुलिस इसके ऊपर पूरा नज़र न भी रख पाए, तो भी क्राइम होने के बाद कितना जल्दी पकड़ के उनको दोषियों को सजा दी जाती है, क्रिमिनल्स को उनके साथ मुकाबला करके उनको कंट्रोल में लिया जाता है। सर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के फादर अजय चौटाला आजकल बयान दे रहे हैं कि वो वापसी भी कर सकते हैं, घर वापसी। तो आपको लगता है कि अगर वो वापसी करते हैं, परिवार एक होता है, तो पार्टी